हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, द सिविल टाइम के प्लेटफॉर्म पे एक बार आपको पुनः स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग करंट अफेयर की जो सीरीज, ये जो फरवरी की करंट अफेयर की ये तीसरी सीरीज है। कुछ हम लोगों ने प्लान किया है कि कुछ प्रश्नों का एक सीरीज हो जो आपको एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो, मतलब ऐसे आलतू फालतू नहीं, मतलब जो काम की प्रश्न हो वही आपको बताया जाए, काम के जो घटनाक्रम है वही आपको बताया जाए, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो दोस्तों देखिए, जो ये पहला जो प्रश्न है आज का इससे रिलेटेड है। जैसे गिरीश चंद्र मुर्मू जी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी अभी आईएलओ के, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जी कैग थे, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल थे। तो ध्यान रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू ये क्या थे? पहले थे कैग, अब क्या हो गए हैं ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिनेवा में है। जिनेवा में है, इनके बन गए हैं वो बाह्य लेखा परीक्षक बन गए हैं। उसका बन गए हैं बाह्य बाह्य लेखा परीक्षक बन गए हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, समझ गए? गिरीश चंद्र मुर्मू जी ये वहां पे रहेंगे, आईएलओ में रहेंगे। ये आईएलओ में रहेंगे 2024 से लेकर के 2027 तक ये काम करेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में। एज ए लेखा परीक्षक, बाह्य लेखा परीक्षक काम करेंगे ये। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अगला घटनाक्रम क्या है कि अगला घटनाक्रम है कि पुणे में स्थापित किया जाएगा। अगला है, पुणे में स्थापित किया जाएगा जो जो वेस्ट मटेरियल है उनसे हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा। तो पुणे में पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन पुणे में स्थापित किया जा रहा है। वेस्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, समझ गए? ये मतलब जो भी जो कचरे हैं, जैसे कचरे होते हैं, एक होता है जैसे सॉलिड वेस्ट हो गया आपका, दूसरा और भी जो कचरे हैं, तो इनसे प्रोड्यूस किए जाएंगे हाइड्रोजन। और इसके लिए पुणे में 400, जैसे पुणे में 430 करोड़ की लागत से प्लांट लगेगा। ये प्लांट क्या करेगा कि प्रतिदिन प्रतिदिन 350 टन जो कचरे हैं ना, कचरे से लगभग 10 टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। 10 टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, समझ गए? और ये हाइड्रोजन को विभिन्न जगह, विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे उसको पेट्रोलियम में मिक्स किया जाएगा, जैसे ग्रीन पेट्रोलियम में, या जो ग्रीन फ्यूल्स हैं उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। या उसके और भी बहुत सारे जो, जैसे ईंधन में जैसे होते हैं ना, ग्रीन फ्यूल्स में इस्तेमाल किया जाएगा। या हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सब इसका देखिए, सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि एक तो कचरे का प्रोसेस हो गया, उनसे कुछ ऐसे चीज़ हमको मिल गया जो हमारे जो फ्यूचर का जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको थोड़ा और मजबूत करेगा। क्योंकि देखिए, हाइड्रोजन को हम लोग जो ग्रीन जो फ्यूल है ना उसमें मिक्स करेंगे। दूसरा क्या हुआ कि इससे हम डायरेक्ट एज अ ईंधन, एज अ एनर्जी हम इस्तेमाल करेंगे। जिससे होता है ना कि जैसे मान लीजिए जो भविष्य का जो ईंधन है ये आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन व्हीकल का भी भारत में प्लान हो गया है। भारत में जैसे 8 कॉरिडोर को आइडेंटिफाई किया गया है, वो हाइड्रोजन से चलने वाले, जैसे बोलते हैं ना कि हेरिटेज साइट्स होंगे वो। जैसे मान लीजिए टॉय, जैसे शिमला, शिमला मनाली का जो हो गया आपका, जो फिर यहाँ दार्जिलिंग का, तो इनमें जितने भी हेरिटेज साइट हैं वहाँ पे हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन की शुरुआत करेंगे, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रकार का जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका, जैसे रुचिरा कंबोज भारत की हैं। वो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास
विकास आयोग के 12वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे रुचिका कंबोज। ध्यान रखिएगा, रुचिका कंबोज वो यूनाइटेड नेशन के, रुचिका कंबोज, कंबोज जैसे यूनाइटेड नेशन का संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास, जैसे यूएन सोशल डेवलपमेंट, जैसे यूनाइटेड नेशन सामाजिक विकास आयोग, इसके जो जैसे इस आयोग के ये 22वें सत्र के अध्यक्ष हैं। जैसे इसका जो 22nd जो सेशन होगा उसके चेयरमैन बनेंगे, चेयरमैन ये बनेंगी रुचिका कंबोज। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, रुचिका कंबोज यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के जो 62वें जो सत्र होगा उसकी अध्यक्षता किया जाएगा रुचिका कंबोज के द्वारा। अगला देख लीजिए, अगला है कि डब्ल्यूएचओ ने mRNA वैक्सीन इसके उत्पादन के लिए पुणे में एक बहुत बड़ा प्लांट स्थापित किया जा रहा है। जैसे डब्ल्यूएचओ हैदराबाद में mRNA वैक्सीन हब स्थापित करिएगा। mRNA वैक्सीन हब यह स्थापित कर रहा है। देखिए mRNA क्या होता है, देखिए आजकल बहुत सारे जो संक्रामक बीमारियों हैं, तो संक्रामक बीमारियों से लड़ने के लिए जो सबसे जो कारगर जो वैक्सीन है वो mRNA से तैयार किया जाता है, समझ गए। और इसके लिए हमारे जो आईटी एवं उद्योग मंत्री केटी रामा राव ने डब्ल्यूएचओ के एज अ प्रतिनिधि ये एज अ डेलीगेशन ये कुछ बातें बता रहे थे इनसे संबंधित, जैसे संबोधित कर रहे थे कि ये जो हैदराबाद में इस प्रकार का, देखिए हैदराबाद ऐसे भी जो वैक्सीन उत्पादन का एक केंद्र के रूप में विकसित हो ही रहा है, तो इससे और तेजी से बढ़ेगा ये। और ये जो mRNA जो वैक्सीन है, जैसे मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन, ये संक्रामक बीमारियों से संबंधित वैक्सीन का रामबाण है, इसका इस्तेमाल करके बनाया जाएगा। और उम्मीद है भारत दुनिया का एक वैक्सीन हब बनेगी, समझ गए। ये हमारे जो साइंटिस्टों के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है दोस्तों, अगला देख लीजिए। अगला है कि 2023 में महाराष्ट्र में हो रहा है अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। 2023 में अजंता एलोरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अजंता, एक मिनट, एलोरा अजंता महोत्सव। देखिए ये महोत्सव होगा कहाँ पे, जैसे ये पहली बार देखिए 7 वर्ष के बाद हो रहा है ये, और कहाँ पे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कैंपस में हो रहा है ये। 25 फरवरी से 3 दिन के लिए आयोजित हो रहा है ये। 25 फरवरी से 3 दिन के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में ये शुरू हो रहा है। और ये फेस्टिवल मेनली सांस्कृतिक विरासत एवं विविधता का उत्सव है। ये जो है एलोरा जनता जो महोत्सव है, ये है सांस्कृतिक विरासत एवं विविधता का उत्सव है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक विरासत एवं विविधता का उत्सव है। और इस पे है ना, इनमें ये जो जैसे गुफा में कलाकृति है, जो वास्तुकला है, जो उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक इनके जो कलाकार हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक उनकी पहचान को उजागर करना है, ताकि से मान लीजिए जो भी विदेशी जो टूरिस्ट आए, जो जैसे विदेशी यात्री आए, तो इन सब जो कलाकृतियों के प्रति आकर्षण हो और
इनके द्वारा और भी जो कुछ अगर जैसे कलाकृतियों का अगर कुछ व्यावसायीकरण का एक माध्यम है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे जो आर्ट एंड कल्चर को एक ग्लोबल लेवल का पहचान मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों बड़ा ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों सबको निमंत्रण दिया गया है, सबको बुलाया गया है और सबके बारे में एक ग्लोबल लेवल तक का एक पहचान दिलवाया जाएगा इस प्रकार का महोत्सव की। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये 7 सालों बाद आयोजित हो रही है, किसी कारणवश रुक गया था। ठीक है दोस्त, अगला एक देख लीजिए, अगला है घटनाक्रम है कि भारत सरकार चीन सीमा के पास, जिसे भारत सरकार चीन सीमा के पास एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगा रहा है। वो एक एमएमपी एमएमपी एमपी मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट एमपीपी ये बना रहा है। ये इसको मंजूरी मिल गया है भारत सरकार की तरफ से। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास। अरुणाचल प्रदेश प्रदेश में ये बनाया जा रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक। जैसे ये बनाया जाएगा, ये लगभग इसकी जो क्षमता होगा जैसे 2880 मेगावाट का 2880 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, और इस पे लगभग 3.9 अरब, इतना अरब डॉलर है ना, 3.9 जो अरब जो है, जो डॉलर का खर्च किया जाएगा। ये समझ गए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और ये एनएचपीसी बनाएगा, एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर कॉर्पोरेशन है ना, ये बनाएगी। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर कॉर्पोरेशन है ये बनाएगा। ये चीन सीमा के पास बनाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। एनएचपीसी लिमिटेड के द्वारा 2880 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, और इस पे लगभग 3.9 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये अगला घटनाक्रम है कि 1 मार्च को जैसे 1 मार्च को बहुत बढ़िया न्यूज है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाएगा। 1 मार्च को क्या मनाया जाएगा? जैसे शून्य भेदभाव दिवस, जैसे महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव ना हो। जैसे ये एक्चुअली क्या होता है कि जैसे महिलाओं के साथ जो भी घरेलू स्तर पे या मान लीजिए व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में या ऑफिस में जो भेदभाव किया जाता है, उनसे बचने के लिए, है ना, मेनली जानते हैं जो डोमेस्टिक जो घरेलू भेदभाव होता है उसका तो कोई मतलब कैलकुलेशन होता नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही होता है। तो ये लोगों को, महिलाओं को जागरूक किया जाएगा, और कोशिश किया जाएगा कि जो जिस मतलब जो भी असमान